हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन सोलंकी। आज हम एक नया टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। ओके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे डे टू डे लाइफ से भी काफ़ी रिलेटेड है। ओके, तो उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा ये ग्लोबल टॉपिक है। इसके इम्पैक्ट जो है ग्लोबली विजिबल है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। ओके, व्हाट इज क्लाइमेट। तो देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। ओके, तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा। ओके, जो डे टू डे एटमॉस्फेयर होता है उसको वेदर बोलते हैं। और जब हम वेदर का एवरेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, दिस इज नोन एज अ क्लाइमेट। ओके, हिंदी में इसको जलवायु बोलते हैं। ओके, क्लाइमेट को। और इसको बोलते हैं मौसम। यह है मौसम। ओके, मतलब जो एक क्लाइमेट होगा वो एक लंबे पीरियड तक, काफी कम से कम 50 साल तक, 50, 55, 60 साल तक जो वहां का वेदर है उसको बोला जाता है वहां का क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, गर्मियों में पड़ेंगी गर्मी, हो सकता है किसी दिन ज्यादा हो, किसी दिन टेम्परेचर कम हो, लेकिन जो सीजन है पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, मिडिल सितंबर तक पड़ेंगी गर्मी। ऐसा नहीं कि किसी दिन हम इतनी ठंड हो जाए कि हमें स्वेटर की जरूरत पड़े। ओके, तो वो होता है क्लाइमेट। ओके, अब हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या। तो सबसे पहले मैं क्लाइमेट इसलिए समझाया कि क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट है जो वेदर है, जो मौसम है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो उसको क्लाइमेट हम बोलते हैं। तो अभी देखो फ्रेंड्स, हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज है क्या। अच्छा, अभी जैसे मैं आपको थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे, आप डे टू डे लाइफ में इसको महसूस करेंगे, ये विजिबल है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, आप पढ़ रहे होंगे कि वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है डे बाई डे। ओके, बढ़ता जा रहा है। ओके, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं इसको समझा रहा हूं, इसके इफेक्ट कैसे कैसे आप इसको देखना। ये हर किसी की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, भले हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो उससे हो क्या रहा है, जैसे जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो उससे CO2 इंक्रीज हो रही है। CO2 और भी काफी सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, CO2 जब इंक्रीज हो रही है तो उससे हीट इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। और जब हीट इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, उससे इंपैक्ट समझना, देखिए एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। उससे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होने से ओशियन का राइज हो रहे हैं, मतलब ओशियन का जो एक हाइट है उसमें इंक्रीज हो रही है। और फिर उससे आप अगर देखेंगे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर फ्लड्स के केसेस आप देखेंगे, जैसे मालदीव्स हुआ, जैसे इंडोनेशिया हुआ। ओके, अपने आसपास की कंट्रीज की, जैसे सिंगापुर हुआ, वहां पर फ्लड्स के काफी सारे इंपैक्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल समझाया जस्ट आपको कि हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है हर किसी को। ओके, अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि जब ये सारा टेम्परेचर राइज हो रहा है और हमारे जो ओशियंस हैं वो भी, उसका भी वाटर लेवल जो राइज हो रहा है, इससे हो क्या रहा है कि मॉनसून जो है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे अभी हमारे इंडिया में, मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करता हूं समझाने के लिए, कि आप देखेंगे किसी साल ड्राउट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। ओके, सूखा मतलब किसी बार बारिश काफी ज्यादा आ जाएगी, उसकी वजह से फ्लड्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, जैसे अभी कुछ दिन पहले आसाम में जो फ्लड्स आए हैं,
तो इसको समझते हैं पूरा ये है क्या। ओके, तो देखिए क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक को ये एक साइंटिफिक वर्ड्स है, इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो कुछ मैनमेड फैक्टर्स भी हैं। ओके, नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक हैं। ओके, मतलब मैनमेड, जिसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग। ओके, तो एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में क्या है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। आप जानते हैं जो हमारा अर्थ है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, तो वो प्लेट्स हैं। ओके, उसके नीचे क्रस्ट, मेंटल कोर अगर आपने पढ़ा हो, तो जब वो मूव करती है तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट इफेक्ट होता है। सेकंड हम लेंगे जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ओके, ये सारे जो हैं ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब अगर एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो हम क्या है कि हम फॉसल फ्यूल्स का यूज करते हैं। फॉसल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो हैं फॉसल फ्यूल्स का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ रही हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, और फिर उसके मैंने सारे आपको इफेक्ट बताए कि कैसे वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर नोट डाउन करें या समझने की कोशिश करें तो वो भी काफी अच्छा होगा। ओके, अच्छा, ऐसी काफी सारे और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स हैं। ओके, जैसे CO2 का हो गया, एक वाटर वेपर्स है। ओके, अच्छा, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल्स हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, मैनमेड जो है। ओके, अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं इसका इंपैक्ट हो क्या रहा है। अब देखिए इसके इंपैक्ट जो है वो बहुत ही वाइड है। ओके, फर्स्ट, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। ओके, और इसके क्या हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ओशियन है वाटर लेवल राइज कर रहा है। और क्या हो रहे हैं, और भी इसके काफी सारे इंपैक्ट पड़ रहे हैं। और आप जैसे अगर देखेंगे क्या हो रहा है कि ओशियंस तो मैंने बता ही दिया, CO2 का लेवल काफी इंक्रीज कर रहा है। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। और जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन, जब CO2 का जो लेवल राइज करेगा तो आपको पता है कि जो हमारे ओशियन है उनका वाटर CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब इसका इंपैक्ट समझिए, देखिए आप कैसे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो इकोसिस्टम है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब आप देखिए अगर ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, अगर ओशियन में एसिड की जो है मात्रा ज्यादा होगी तो जो उससे मैराइन जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। ओके, मैराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये जो फिशेज है उनकी डेथ ज्यादा होगी, उनकी जो फिशेज है उनके जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी जो लोग इस पर डिपेंड हैं, जो एक एम्प्लॉयमेंट है, आप जानते हैं कोस्टल एरियाज में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, फिश फार्मिंग है। ओके, मैराइन कल्चर है और एक्वा कल्चर है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर जाके हमारे लोगों को भी इंपैक्ट करेगा। तो ये मैंने कुछ आपसे बात करी कि जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल और फिर उसके इंपैक्ट क्या है। अच्छा, इसका इंपैक्ट अगर और इसको थोड़ा रब करते हैं,
अच्छा, अब देखिए जो ये सब हो रहा है उसकी वजह से आप देखेंगे इकोसिस्टम भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, इकोसिस्टम भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें आगे रहा क्या है, मतलब इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो देखिए उसके लिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, अगर उसके लिए हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें तो हम इसको बहुत इजीली, मतलब टाइम तो लगेगा और इसके इम्पैक्ट तो हम पर हो ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे क्या है, एक मैंने फैक्टर बताया कि हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज करें, ओके, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। ओके, जैसे हमारा इंडिया है उस पर काफी वर्क कर भी रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, आपको पता होगा। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। अच्छा, प्लांट्स का जो है अमाउंट उसको बढ़ाएं, मतलब क्योंकि प्लांट्स, आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो प्लांट्स को अगर हम बढ़ाएं, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट्स है जो हम कर सकते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें। ओके, टेक्नोलॉजी काफी हद तक हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है इसमें भी। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज करें। आप सब जानते हैं जो CO2 होता है वो हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें एक लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में अगर हम CO2 और फ्यूसल फ्यूल्स का यूज करना कम कर दें या बंद कर दें तो वो सारा CO2 हट जाएगा, नहीं, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, 50-100 ईयर्स तक वो CO2 हमारे एनवायरमेंट में रहता है। तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट वर्क भी कर रहे हैं, हमारा इंडिया भी उस पर वर्क कर रहा है कि हम उसको ट्रैप कैसे करें, जो CO2 हमारे एनवायरमेंट है उसको ट्रैप कैसे करें। ओके, जिसको बोला जाता है CO2 सिक्वेस्ट्रिंग। ओके, थोड़ा सा अगर आप इस टॉपिक से संबंध रखते होंगे तो आप इन वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे। ओके, अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट समिट की बात करता हूं मैं, जिससे आपको जो समझ में आएगा कि जैसे आप सब लोग जानते होंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, एक ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ COP 15 जो पेरिस में हुई थी, CO2 2015 में हुई थी, और COP 21, COP 21 बोलते हैं, 2015 में हुई थी पेरिस में। तो उसमें पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने मिलकर इस बात पर, इस एक बात पर बहुत जोर दिया था कि हम सब लोग, जो जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस समय, मतलब 18वीं सेंचुरी के आसपास जो टेम्परेचर था, और जो 21st सेंचुरी है उसके एंड तक हम सिर्फ 2% और उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे 1.5% तक, सिर्फ इतना इंक्रीज हो तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसको हम इन फ्यूचर मैनेज करने में कहीं ना कहीं हमको हेल्प मिलेगी। ओके, तो 2% हो सके तो 1.5% तक हम उसको लिमिट करें। ओके, पिछली बार, अभी पिछले साल 2021 में जो कॉप थी, COP 26, वो हुई थी ग्लासगो में। ओके, और COP 2022 मतलब COP 27 जो हुई है वो हुई है शर्म शेख में। इजिप्ट में है ये जगह। ओके, अच्छा, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। अब है क्या कि जो डेवलप्ड नेशन है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटर्स, सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट उन्होंने किया है, लेकिन अभी की डेट में क्या है कि उनके पास में आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उन्होंने अपना जो इंडस्ट्रीज हैं,
जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनको आउटसोर्स कर दिया है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब देखेंगे तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से शिफ्ट होके अब वो एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाइना में, इंडिया में और इंडोनेशिया में, वियतनाम में, ताइवान में, ये सब कंट्रीज हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग, आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं। तो जबकि जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से नेशन है? वो यही नेशन, डेवलप्ड नेशन रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल यूएस से हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुआ, इन्होंने सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया है। तो जो COP27 हुआ है, ओके, शर्म शेख में, इजिप्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डिसीजन लिया गया है, लॉस एंड डैमेज। ओके, एक तरीके से फंड है। ओके, इसमें है क्या? देखिए, जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है उसका अब जो इम्प्लीकेशन है, जो उन्होंने आज से 150-200 साल पहले जो पॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आज सबसे ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर आप सितंबर और अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर में देखेंगे तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा बाढ़ आई है। ऐसा बोला जाता है 1/3 ऑफ पाकिस्तान पूरा पानी के नीचे दबा हुआ था उस समय, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां। अगर आप देखेंगे यूरोप में पिछले 150-200 साल का सबसे बड़ा ड्रॉट यूरोपियन कंट्रीज में विजिबल है। अगर आप इंडिया में देखेंगे, मॉनसून का बहुत ही इरेटिक बिहेवियर हो रहा है। मतलब कभी काफी साल, कभी किसी साल बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है और कई बार बहुत ज्यादा बारिश, फ्लड्स हो जाती है। मतलब जो हमारा जो मॉनसून है वो अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही टफ होता जा रहा है। तो लॉस जो है उसके लिए मेजर जो रेस्पॉन्सिबल है वो है डेवलप्ड नेशन। और जो उसका भुगतान करना पड़ रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में जो उससे डैमेज हो रहा है, वो हो रहा है डेवलपिंग नेशंस को। और डेवलपिंग कंट्रीज के अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अभी आप देखें, मालदीव्स है, मालदीव्स का अगर पर कैपिटा कार्बन अगर आप देखेंगे, कार्बन प्रोडक्शन, तो मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड में टॉप, जो सबसे बॉटम कंट्रीज है वहां आएगा। लेकिन जो उसके सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशन अगर वो झेल रहे हैं तो वो ऐसे आइलैंड कंट्रीज झेल रहे हैं जिनका अगर उसका कार्बन फुटप्रिंट देखें तो उनका बहुत कम है। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखो, अगर हम इसको समझें कि इसका एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है? सीसी मतलब क्लाइमेट चेंज, एग्री इंपैक्ट ऑफ। आप देखेंगे कि इरेटिक बिहेवियर ऑफ मॉनसून, मतलब कई बार इतनी ज्यादा बरसात हो जाती है कि किसान बेचारा, उसका पूरा फसल नष्ट हो जाती है। कई बार बरसात होती ही नहीं है तो वो सूखे जो पड़ता है, जो ड्रॉट पड़ता है, उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और अगर आप इसका एक और इंपैक्ट देखें, जो हमारे क्रॉप है, ओके, उसका यील्डिंग पावर कम हो रहा है, मतलब उसकी उपजाऊ जो है वो कम होती जा रही है। यील्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत डिक्रीज हो रही है, और सॉइल भी बहुत तेजी से, उसकी फर्टिलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, और सॉइल में एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो रही है।
कि उसकी वजह से सॉइल में जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ रही है और फिर वो अपने कंपाउंड्स बनाती है और उसकी वजह से फिर सॉइल में एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो अगर आप इसका ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है वो हमारे हर वॉक ऑफ लाइफ में, मतलब एवरी वॉक ऑफ लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है। वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, अगर आप देखेंगे तो काफी सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। जैसे जैसे हीट इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि जो हमारे जैसे अगर ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होगी तो जो इंफ्रारेड रेज हैं वो ट्रैप होंगी एनवायरमेंट में और यूवी रेज भी ट्रैप होंगी। जब यूवी रेज ट्रैप होंगी तो वो स्किन कैंसर कॉज करेंगी। जब जैसे जैसे अगर हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, है ना। लेबर इतना एक आप सोचिए 47, 48, 49 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करना कितनी टफ बात है। ओके, तो लेबर प्रोडक्टिविटी घटेगी, फिर सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा मैं एक टॉपिक को और टच करना चाहूंगा। इसके सोशल इंपैक्ट भी हैं। अभी ये डिस्कस उतने समाज में, उतने हमने सोसाइटी में नहीं करे जा रहे हैं, लेकिन मैं काफी सारे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा इसके क्लाइमेट चेंज के सोशल इंपैक्ट क्या है। देखिए, अगर टेम्परेचर अर्थ का राइज होगा तो मैंने आपको बताया लेबर प्रोडक्टिविटी, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, घटेगी। जब लेबर प्रोडक्टिविटी घटेगी तो जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है या जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी इनकम भी घटेगी। और जब उनकी इनकम घटेगी तो जिस पर इंडिया वर्क कर रहा है और जो इंडिया की मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी परेशानी है कि आज भी हमारे कंट्री जो है उसमें पुअर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब इनकम घटेगी तो पुअर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। और जो आज की डेट में जिसको हम काफी लेके बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, अप्रोक्स 60% ऑफ द आर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज वर्किंग एज पॉपुलेशन। वो यंग पॉपुलेशन है जो काम करने लायक है, जिसकी पावर को हमें ट्रैप करना है, जिस रिसोर्स को हमें ट्रैप करना है। अगर वो पुअर होगा तो फिर अगेन ये एक ऐसी विशियस साइकिल बन जाएगी कि जिसमें अगेन न्यू चैलेंजेस अराइज होंगे। इसके अलावा और दूसरा सोशल इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और इनकम घटेगी तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाया गया है काफी ज्यादा, और जो पुअर कंट्रीज है वहां पर पाया गया है कि जब फैमिली की इनकम घटती है तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट विमेन्स पे पड़ता है। और अगर आप देखेंगे लॉकडाउन के टाइम पर भी काफी ज्यादा यूएन की रिपोर्ट आई थी कि जो वुमेन ट्रैफिकिंग है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। फैमिली की इनकम अगर कम होगी सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका बच्चों पर और विमेन्स पर पड़ता है। विमेन्स ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुई, अगेन फिर वही एक विशियस साइकिल, प्रोस्टिट्यूशन इंक्रीज होगा और फिर वही समाज में इंबैलेंस होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हमने ये समझा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसा इश्यू है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट और ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनके लिए चैलेंजेस नहीं है। ये डे टू डे लाइफ में हर किसी इंडिविजुअल, हर किसी इंसान का एक चैलेंज है। इसके लिए हम खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करें, कम से कम प्लास्टिक का यूज करें और एटलीस्ट कम से कम एक बात इंश्योर करें कि जैसे देखिए हमारे इंडिया में हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप एक न्यू इनिशिएटिव चला सकते हैं कि हम एवरी बर्थडे एक प्लांट लगाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज like our channel,
share our channel and subscribe our channel. Okay, thank you.